हेलो स्टूडेंट्स, पॉलीटेक्निक लिबरे लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं कंप्यूटर एडेड डिजाइन, जो कि कैड ब्रांच का बीटी यूपी के अकॉर्डिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग 6 सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है। तो इसके सिलेबस की हमने बात किया था पहले, टोटल 4 चैप्टर्स थे। तो चौथा चैप्टर जो आखिरी चैप्टर है उसका हम पूरा आज इस वीडियो में इसको पूरा कवर करेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, चौथे चैप्टर में बहुत छोटा सा चैप्टर है। देखिए, लिखा है डिजाइन प्रोसेस एंड रोल ऑफ कंप्यूटर्स इन डिजाइन प्रोसेस और बेनिफिट्स ऑफ कैड। सिर्फ इतना ही पूरा सिलेबस है। तो हम पूरा इस सिलेबस को आज की इस वीडियो में आइए फिनिश करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं डिजाइन प्रोसेस या डिजाइन प्रक्रिया की, कि ये डिजाइन प्रक्रिया आखिर होती क्या है। तो डिजाइन प्रक्रिया एक संगठित और चरणबद्ध पद्धति है जिसका उपयोग विभिन्न उद्योगों में समस्याओं को हल करने, नए उत्पादों का विकास करने और मौजूदा सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। तो डिजाइन प्रोसेस क्या है? एक संगठित और चरणबद्ध पद्धति है जिसका उपयोग विभिन्न उद्योगों में समस्याओं को हल करने, नए उत्पादों का विकास करने और मौजूदा सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। अब इस प्रक्रिया में कंप्यूटर का महत्वपूर्ण भूमिका होती है, विशेष रूप से कंप्यूटर एडेड डिजाइन, जिसको हम कैड के नाम से जानते हैं, सॉफ्टवेयर के माध्यम से। तो यहाँ डिजाइन प्रक्रिया और कंप्यूटर की भूमिका का विस्तृत वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डिजाइन प्रक्रिया के चरण कौन कौन से होते हैं, यानी किन किन स्टेप्स में डिजाइन प्रोसेस की जाती है। तो सबसे पहला जो चरण होता है वो होता है समस्या की पहचान करना, यानी प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। इस चरण में हम क्या करते हैं, जो हमारी समस्या होती है उसको हम पहचानते हैं और उसको ऑब्जेक्टिव के रूप में, उद्देश्य के रूप में हम अपने सामने रखते हैं। तो सबसे पहले डिजाइन प्रक्रिया की पहली चरण में समस्या या आवश्यकता को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाता है, यानी ये देखा जाता है कि हमारी आवश्यकता है। कहा भी जा क्या है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो जब तक हमें आवश्यकता महसूस नहीं होगी या किसी की समस्या का समाधान करने की जरूरत महसूस नहीं होगी, तब तक हम किसी भी डिजाइन प्रोसेस को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? समस्या की समाधान करना या आवश्यकता की पहचान करना। तो इसमें सर्वेक्षण, साक्षात्कार और बाजार अनुसंधान के द्वारा हम क्या करते हैं, समस्याओं का पहचान करते हैं या अपने अभी जो आवश्यकता है उसको स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हैं। दूसरा चरण है जानकारी का संग्रहण, यानी इंफॉर्मेशन गैदरिंग। समस्या से संबंधित सभी प्रासंगिक जानकारियों को एकत्रित किया जाता है। इसमें मौजूदा समाधानों का विश्लेषण और तकनीकी आवश्यकताओं का अध्ययन भी शामिल है। इंटरनेट रिसर्च करते हैं, किताबें, लेख, विशेषज्ञ साक्षात्कार के द्वारा हम संबंधित जो हमारी प्रॉब्लम है या समस्या है या आवश्यकता है उसके बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी क्या करते हैं, संग्रहित करते हैं। तीसरा है आइडिया जनरेशन, यानी विचारों का निर्माण। अब हम इसमें बात करते हैं, बहुत सारे उस समस्या को सुलझाने के लिए, उसका समाधान पाने के लिए विभिन्न प्रकार के आइडिया जनरेट किए जाते हैं। तो विभिन्न संभावित समाधानों के लिए विचार उत्पन्न किए जाते हैं। यह चरण रचनात्मक सोच और ब्रेन स्टॉर्मिंग पर आधारित होता है। इसमें उपकरण ब्रेन स्टॉर्मिंग सत्र और आयोजित किया जाता है जिसमें बहुत सारे आइडियाज निकल करके आते हैं। विचार मानचित्रण यानी माइंड मैपिंग की जाती है। फिर जब बहुत सारे आइडिया बन जाते हैं तो उनमें से उन सभी आइडियाज का या विचारों का मूल्यांकन किया जाता है और जो सबसे बेस्ट आइडिया होता है उसका चयन किया जाता है। यानी चौथा चरण है विचारों का मूल्यांकन। जितने भी आइडियाज जनरेट होते हैं उनका मूल्यांकन यानी असेसमेंट करते हैं या इवैल्यूएशन करते हैं और सबसे बेस्ट आइडिया को चयनित कर लेते हैं। तो उत्पन्न विचारों का मूल्यांकन किया जाता है और सर्वोत्तम विचारों का चयन किया जाता है। इसके अंतर्गत SWOT विश्लेषण शामिल है, स्कोरिंग मैट्रिक्स इत्यादि टेक्निक्स का भी प्रयोग हम कर सकते हैं। उसके बाद हम करते हैं, जब बेस्ट आइडिया हमारे सामने आ जाता है तो प्रारंभिक डिजाइन यानी प्रीलिमिनरी डिजाइन हम करते हैं। चयनित विचारों को प्रारंभिक डिजाइन में परिवर्तित किया जाता है। इसमें प्रारंभिक स्केच, ब्लूप्रिंट और मॉडल शामिल होता है। इसमें कैड सॉफ्टवेयर और स्केचिंग टूल्स का हम प्रयोग कर सकते हैं। छठा है आपका प्रोटोटाइप का विकास। प्रोटोटाइप डेवलपमेंट इस स्टेज में किया जाता है। प्रारंभिक डिजाइन के आधार पर प्रोटोटाइप तैयार किया जाता है। यह चरण उत्पाद के फिजिकल मॉडल के विकास को शामिल करता है। यानी इसमें हम क्या करते हैं, प्रोटोटाइप मॉडल उसका बनाते हैं जो भी हम उत्पाद बनाना चाहते हैं। इसमें 3D प्रिंटर और मॉडलिंग सॉफ्टवेयर का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सातवां है परीक्षण और मूल्यांकन, टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन। तो जो मॉडल बन के या प्रोटोटाइप बन करके तैयार हो जाता है उसका हम क्या करते हैं, परीक्षण करते हैं। यानी प्रोटोटाइप का परीक्षण किया जाता है और इसका मूल्यांकन किया जाता है ताकि डिजाइन की कार्य क्षमता और गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। उपकरण इसमें कौन से होते हैं, परीक्षण उपकरण और सॉफ्टवेयर सिमुलेशन का प्रयोग किया जाता है। यानी कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर को, उस सिमुलेशन सॉफ्टवेयर्स आते हैं उनके द्वारा उस प्रोटोटाइप मॉडल को सिमुलेट करके यानी जीवंत करके देखा जाता है।
8वां है आपका संशोधन और अंतिम डिजाइन, रिफाइनमेंट एंड फाइनल डिजाइन। परीक्षण परिणामों के, जब हम परीक्षण या टेस्टिंग कर लेते हैं तो परीक्षण परिणामों के आधार पर प्रोटोटाइप में आवश्यक संशोधन किए जाते हैं और अंतिम डिजाइन तैयार किया जाता है। कैड सॉफ्टवेयर का और संशोधन टूल्स का इसमें उपयोग किया जाता है। उसके बाद है प्रोडक्शन और कार्यान्वयन। प्रोडक्शन मतलब उत्पादन शुरू कर सकते हैं और उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अंतिम डिजाइन को बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए तैयार किया जाता है और कार्यान्वित या एग्जीक्यूट किया जाता है या इम्प्लीमेंट किया जाता है। इसके लिए मैन्युफैक्चरिंग सॉफ्टवेयर, उत्पादन लाइन उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। इस तरीके से टोटल ये 9 चरण आपने देखे। अब मेन हेडिंग्स और 9 चरणों को मैं फिर से समझा देता हूँ। तो डिजाइन के जो चरण हैं या स्टेप्स हैं वो ये 9 इस प्रकार से हैं। सबसे पहले समस्या की समाधान पहचान या आवश्यकता की पहचान की जाती है, यानी प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। दूसरा चरण है उससे संबंधित जानकारी का संग्रहण यानी कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग। तीसरा है विचार निर्माण यानी आइडिया जनरेशन। चौथा है विचारों का मूल्यांकन और सर्वोत्तम जो विचार होता है, आइडिया होता है, उसका चयन करना। पांचवा प्रारंभिक डिजाइन यानी प्रीलिमिनरी डिजाइन। छठवां है प्रोटोटाइप विकास यानी प्रोटोटाइप डेवलपमेंट। सातवां है परीक्षण और मूल्यांकन, यानी इसमें हम क्या करते हैं, जो प्रोटोटाइप बनता है उसकी टेस्टिंग या परीक्षण और उसका मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन करते हैं। आठवां है संशोधन और अंतिम डिजाइन। तो टेस्ट रिजल्ट के आधार पर उसमें हम संशोधन यानी मॉडिफिकेशन या रिफाइनमेंट कर सकते हैं और अंतिम डिजाइन हम उसमें तैयार कर सकते हैं। और नौवां है जब अंतिम डिजाइन बनकर तैयार हो जाती है तो हम उसका प्रोडक्शन यानी उत्पादन करते हैं और उसको कार्यान्वयन उसका हम करते हैं यानी उसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो इस तरह से 9 चरणों में कोई भी प्रोडक्ट की डिजाइन हम क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। तो ये जो आपका डिजाइन प्रोसेस प्रक्रिया के ये प्रमुख 9 चरण हैं जिनको आपको याद रखना है। अब बात आती है कि डिजाइन प्रक्रिया में कंप्यूटर की भूमिका क्या है, यानी रोल ऑफ कंप्यूटर्स इन डिजाइन प्रोसेस। तो अलग अलग बहुत सारी चीज़ों में हम क्षेत्रों की बात करेंगे जिसमें कंप्यूटर की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसे पहला है हम कैड यानी कंप्यूटर एडेड डिजाइन। तो उपयोग इसका क्या है, सटीक 2D और 3D डिजाइन बनाने के लिए किया जाता है। लाभ इसके क्या है, समय की बचत होती है, त्रुटियों में कमी आती है और डिजाइन की सटीकता में वृद्धि होती है। तो हम क्या बात कर रहे हैं, रोल ऑफ कंप्यूटर्स इन डिजाइन प्रोसेस। तो डिजाइन प्रोसेस के जो चरण होते हैं, जैसे आपने कंप्यूटर एडेड डिजाइन कैड आया था, कैम की कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो इन सभी में कंप्यूटर की ही भूमिका होती है, यानी कंप्यूटर का उपयोग जरूर किया जाता है। तो पहला उसमें से कैड यानी कंप्यूटर एडेड डिजाइन का उपयोग किसमें, सटीक 2D और 3D डिजाइन। दूसरा है आपका कैम यानी कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। इसका उपयोग क्या है, डिजाइन को मैन्युफैक्चरिंग मशीनों के लिए यानी उत्पादन मशीनों के लिए तैयार करने के लिए कंप्यूटर्स का यूज किया जाता है। इसके लाभ क्या है, मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रिया में स्वचालन यानी ऑटोमेशन, उत्पादन की गुणवत्ता और गति में वृद्धि होती है। तीसरा है आपका CAE जिससे का फुल फॉर्म है कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग। इसका उपयोग क्या है, डिजाइन और विश्लेषण तथा सिमुलेशन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लाभ इसका क्या है, वास्तविक दुनिया की स्थितियों का सटीक अनुकरण और डिजाइन सुधार के लिए डेटा हमको प्राप्त होता है। तो इस तरीके से पहला कैड, दूसरा कैम, तीसरा CAE, चौथा है आपका PDM यानी प्रोडक्ट डेटा मैनेजमेंट। उपयोग इसका क्या है, डिजाइन डेटा का प्रबंधन और दस्तावेजीकरण करने के लिए करते हैं। लाभ क्या है, डिजाइन डेटा का कुशल प्रबंधन, टीम सहयोग में सुधार होता है। पांचवा है आपका PLM यानी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। इसमें उपयोग क्या है, इसका उत्पाद के संपूर्ण जीवन चक्र को प्रबंधित करने के लिए इसका उपयोग होता है। लाभ इसका क्या है, उत्पाद विकास की प्रक्रिया में सुधार और लागत में कमी आती है। छठवां है आपका रेंडरिंग और विजुअलाइजेशन। इसमें उपयोग क्या है, इसका डिजाइन के यथार्थवादी चित्रण और प्रस्तुति के लिए। लाभ क्या है, क्लाइंट और स्टेक होल्डर के लिए स्पष्ट विजुअल प्रेजेंटेशन इसके द्वारा हमको मिलता है। तो ये सारे जो हम पढ़ते जा रहे हैं इन सभी में कंप्यूटर्स का ही प्रयोग किया जाता है। तो आपने देखा पहले कैड, फिर कैम, फिर CAE, इस तरीके से हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। चौथा PDM, पांचवा PLM, छठा है रेंडरिंग और विजुअलाइजेशन। ये सब हम किसके माध्यम से कर रहे हैं, कंप्यूटर के माध्यम से। यानी डिजाइन में जो जो चीजें हमको मिलती हैं उन सभी में कंप्यूटर्स का क्या क्या रोल है, किस किस रूप में है, चाहे वो कैड के रूप में हो, चाहे कैम के रूप में, चाहे CAE के रूप में, चाहे रेंडरिंग और विजुअलाइजेशन के रूप में। और सातवां है आपका सिमुलेशन और परीक्षण यानी सिमुलेशन एंड टेस्टिंग। तो इसका उपयोग क्या है, डिजाइन का परीक्षण और सिमुलेशन के लिए। लाभ इसका क्या है, डिजाइन की मजबूती और कार्यक्षमता की जांच की जाती है और जोखिम और लागत में कमी आती है।
8वां है वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी। ये सब आपने वीआर का नाम जरूर सुना होगा, वर्चुअल रियलिटी इसको कहते हैं, और एआर ऑगमेंटेड रियलिटी। तो इसका उपयोग क्या है, डिजाइन का इमर्सिव अनुभव इसमें होता है। लाभ इसका क्या है, डिजाइन समीक्षा और परीक्षण का बेहतर तरीका, वास्तविक समय में परिवर्तन देखने को मिलता है। तो वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी का क्या उपयोग है, डिजाइन के इमर्सिव अनुभव के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। लाभ, डिजाइन समीक्षा और परीक्षण का बेहतर तरीका और वास्तविक समय में परिवर्तन। तो इस तरीके से आपने देखा कि 8 जो पॉइंट्स थे जिनके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि डिजाइन प्रक्रिया में कंप्यूटर का क्या रोल है या कंप्यूटर की क्या भूमिका है। ये सारी चीज़ें 8 हम किसके माध्यम से करते हैं, कंप्यूटर्स के माध्यम से। कैड के सॉफ्टवेयर आते हैं, कैम के सॉफ्टवेयर आते हैं, CAE के सॉफ्टवेयर आते हैं। जो भी हम कर रहे हैं वो सब के ये सॉफ्टवेयर्स कंप्यूटर में हम इंस्टॉल करके उनका उपयोग कर सकते हैं और डिजाइन प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो डिजाइन प्रोसेस है उसमें कंप्यूटर की कितनी बड़ी भूमिका है। तो ये 8 पॉइंट के द्वारा हम इस बात को अच्छे से समझा सकते हैं। अब बात आती है कैड के लाभ यानी बेनिफिट्स ऑफ कैड या एडवांटेजेस ऑफ कैड। इस तरीके के ये जो टॉपिक है इसमें हम समझ सकते हैं। तो यहाँ कैड के कुछ प्रमुख लाभों का विवरण दिया गया है यानी बेनिफिट्स बताए गए हैं। सबसे पहला लाभ है सटीकता और परिशुद्धता यानी कि एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। तो कैड सॉफ्टवेयर बहुत उच्च सटीकता के साथ डिजाइन बनाने की अनुमति देता है जिससे मानवीय त्रुटियां कम होती हैं। इसका लाभ क्या होता है, त्रुटियों की कमी के कारण उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार होता है। तो कैड के प्रमुख लाभों में सबसे पहला लाभ क्या है, सटीकता और परिशुद्धता यानी एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। दूसरा होता है समय की बचत यानी टाइम सेविंग्स। कैड सॉफ्टवेयर के स्वचालित टूल्स और फीचर्स डिजाइन प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने में मदद करते हैं। लाभ इसका क्या है, प्रोजेक्ट्स की समय सीमा को पूरा करना आसान हो जाता है जिससे समय और लागत की बचत होती है। तीसरा है लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी। कैड सॉफ्टवेयर में डिजाइन को आसानी से संशोधित और अपडेट किया जा सकता है यानी ये पूरी तरह से फ्लेक्सिबल होता है। तीसरा इसका ये सबसे बड़ा लाभ है। लाभ इसका क्या है, डिजाइन में परिवर्तन करने पर अतिरिक्त समय और प्रयास की आवश्यकता नहीं होती है। पहले से हम डिजाइन जो बना लेते हैं उसमें हम आसानी से कभी भी उसमें क्या कर सकते हैं, संशोधन या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं और नई डिजाइन तैयार कर सकते हैं। तो बहुत फ्लेक्सिबिलिटी इसमें होती है, ये पूरा सिस्टम बहुत फ्लेक्सिबल होता है। तीसरा लाभ है, ये सबसे बड़ा है बेनिफिट। चौथा है 3D मॉडलिंग। कैड सॉफ्टवेयर 3D मॉडल बनाने की क्षमता प्रदान करता है जिससे डिजाइन को वास्तविक रूप में देखना संभव हो पाता है। 3D में आप देखिए, 3D का मतलब आप समझ रहे हैं, तो पूरा हमें ऐसा लगता है कि जैसे वास्तविक ऑब्जेक्ट या कोई प्रोडक्ट है हमारे सामने रखा हुआ कंप्यूटर में, जब हम उसको देखते हैं सभी व्यूज हम उसके देख सकते हैं। तो लाभ इसका क्या है, 3D मॉडलिंग से डिजाइन का बेहतर विजुअलाइजेशन और समझ हमारे सामने आ जाती है। पांचवा है प्रोटोटाइपिंग और सिमुलेशन। तो प्रोटोटाइपिंग और सिमुलेशन में कैड सॉफ्टवेयर में वर्चुअल प्रोटोटाइप और सिमुलेशन करने की सुविधा होती है। वर्चुअल प्रोटोटाइप मतलब हमको एक्चुअल प्रोटोटाइप ना बनाकर, ना पदार्थ वेस्ट होता है ना कुछ, कंप्यूटर में ही हम पहले उसका प्रोटोटाइप बनाकर देख लेते हैं और उसको जीवंत करके देख लेते हैं यानी उसको चला के या रन करा के भी हम देख सकते हैं। उसको सिमुलेट करना यानी जीवंत करना कहते हैं। तो कैड सॉफ्टवेयर में ही हम वर्चुअल प्रोटोटाइप बना सकते हैं और उसको सिमुलेट करके भी देख सकते हैं, ये सुविधा उपलब्ध होती है। लाभ इसका क्या है, प्रोटोटाइपिंग और सिमुलेशन से उत्पाद की कार्य क्षमता और प्रदर्शन का परीक्षण पहले ही किया जा सकता है वास्तविक उत्पाद का प्रोटोटाइप बनाने के पहले, जिससे उत्पादन लागत क्या होती है, कम होती है। छठा है बेहतर संचार और सहयोग, इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन एंड कोलेबोरेशन। कैड फाइलें आसानी से साझा की जा सकती हैं जिससे टीम के सदस्य एक साथ काम कर सकते हैं। मान लीजिए आज मैं इस शहर में बैठा हूँ, मेरा दोस्त दूसरे शहर में है, मुझे कोई डिजाइन में दिक्कत आ रही है, मैंने कुछ बनाया तो मैं उसको शेयर कर सकता हूँ, वो वहाँ डाउनलोड करके मुझे अपने उपाय सुझा सकता है या मैं उसको कोई उपाय सुझा सकता हूँ। तो आपस में इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन होता है, एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ साझा कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ कोलेबोरेट कर सकते हैं। तो आसानी से कैड की फाइलें हम एक दूसरे के साथ साझा करके एक दूसरे की हेल्प ले सकते हैं दूर बैठकर भी। इसका लाभ क्या है, टीम के सदस्यों के बीच बेहतर संचार और सहयोग होता है जिससे प्रोजेक्ट्स की दक्षता बढ़ती है। सातवां है आपका डेटा प्रबंधन और संगठन यानी डेटा मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कैड सॉफ्टवेयर डिजाइन डेटा को व्यवस्थित और प्रबंधित करने की सुविधा प्रदान करता है। इसका लाभ क्या होता है, डिजाइन डेटा का कुशल प्रबंधन, आसान पुनर्प्राप्ति और संस्करण नियंत्रण सुनिश्चित करता है। तो डेटा प्रबंधन और ऑर्गेनाइजेशन यानी अच्छे से हम इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आठवां है स्वचालन यानी ऑटोमेशन। कैड सॉफ्टवेयर में विभिन्न कार्यों का स्वचालन यानी ऑटोमेशन होता है, जैसे ड्राफ्टिंग हो गया, मापन और दस्तावेजीकरण। तो लाभ इसका ये होता है, स्वचालन से समय की बचत होती है और मानवीय त्रुटियों की संभावना कम होती है। नौवां है आपका लागत प्रभावशीलता यानी कॉस्ट इफेक्टिवनेस। कैड सॉफ्टवेयर उत्पादन प्रक्रिया को अधिक कुशल बनाता है जिससे उत्पादन लागत क्या होती है,
कम होती है और इसका लाभ ये होता है कि त्रुटियों में कमी आती है और बेहतर योजना से लागत में कमी आती है। 10वां है आपका विजुअलाइजेशन और प्रस्तुति। विजुअलाइजेशन मतलब विजुअलाइज करना, उसको देखना अपने सामने और उसका प्रेजेंटेशन देना। तो ये कैड सॉफ्टवेयर उच्च गुणवत्ता वाले रेंडरिंग और विजुअलाइजेशन टूल्स प्रदान करता है। इसका लाभ ये होता है क्लाइंट्स मतलब जिनके लिए आप वो डिजाइन तैयार कर रहे हैं और स्टेक होल्डर्स को स्पष्ट और आकर्षक प्रस्तुति दी जा सकती है। 11वां है मानकीकरण यानी कि स्टैंडर्डाइजेशन। कैड सॉफ्टवेयर में मानक टेम्पलेट्स और फॉर्मेट का उपयोग होता है जिससे डिजाइन की सुसंगतता बनी रहती है। लाभ इसका क्या है, मानकीकरण से उत्पादन की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार होता है। और 12वां है आपका विस्तृत दस्तावेजीकरण यानी डिटेल्ड डॉक्यूमेंटेशन। कैड सॉफ्टवेयर स्वचालित रूप से विस्तृत ड्राइंग और दस्तावेज उत्पन्न करता है। लाभ इसका ये होता है कि सटीक और व्यापक दस्तावेजीकरण से निर्माण प्रक्रिया में त्रुटियों की संभावना कम होती है। इस तरह से कुल 12 पॉइंट्स हमने देखे जो कि कैड के लाभों को यानी बेनिफिट्स को बताते हैं। एक बार इन सभी हेडिंग्स को फिर से हम देख लेते हैं ताकि आपके माइंड में बैठ जाए और इनको आप नोट भी करते चलिए। पहला जो लाभ है कैड का, हम बात कर रहे हैं कैड के लाभों की यानी बेनिफिट्स ऑफ कैड या फिर एडवांटेजेस ऑफ कैड्स। तो पहला जो सबसे बड़ा लाभ है वो है सटीकता और परिशुद्धता यानी एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। दूसरा होता है समय की बचत यानी टाइम सेविंग्स, और धन की भी बचत होती है इसमें या लागत की बचत भी होती है। तीसरा लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। चौथा 3D मॉडलिंग कर सकते हैं। 5वां है प्रोटोटाइप और सिमुलेशन की सुविधा होती है, प्रोटोटाइप बना सकते हैं, सिमुलेट करके उसको हम देख सकते हैं। 6वां है बेहतर संचार और सहयोग, आपस में हम एक दूसरे के साथ मॉडल को शेयर करके डिजिटली हम एक दूसरे का सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। 7वां है डेटा प्रबंधन और संगठन, डेटा को हम अच्छे से मैनेजमेंट कर सकते हैं उसका और ऑर्गेनाइज उसको कर सकते हैं। 8वां है स्वचालन यानी ऑटोमेशन, विभिन्न कार्यों का स्वचालन यानी ऑटोमेशन की हमको सुविधा मिलती है उसमें ड्राफ्टिंग, मापन और दस्तावेजीकरण में, जिससे समय की बचत होती है और स्वचालन की वजह से मानवीय त्रुटियों की संभावना कम होती है। 9वां लागत प्रभावशीलता यानी कॉस्ट इफेक्टिवनेस, इसमें लागत बहुत कम हो जाती है, त्रुटियों की चूंकि कमी आती है और बेहतर तरीके से हम योजना लागू कर सकते हैं जिससे लागत में कहीं ना कहीं कमी आती है। 10वां है विजुअलाइजेशन और प्रस्तुति, बहुत अच्छे तरीके से हम उसको विजुअलाइज करके प्रस्तुति दे सकते हैं यानी सामने वाले को समझा सकते हैं, जो हमारे क्लाइंट्स हैं या स्टेक होल्डर्स हैं उनको हम अपनी बात को अच्छे से दिखा करके समझा सकते हैं। 11वां है मानकीकरण यानी स्टैंडर्डाइजेशन, इसमें मानक टेम्पलेट्स यानी स्टैंडर्ड टेम्पलेट फॉर्मेट उपलब्ध होते हैं जिससे डिजाइन की सुसंगतता बनी रहती है। इससे उत्पादन की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार होता है मानकीकरण की वजह से। और 12वां है विस्तृत दस्तावेजीकरण या डिटेल डॉक्यूमेंटेशन, इससे क्या होता है स्वचालित रूप से ये कैड सॉफ्टवेयर ही विस्तृत ड्राइंग तैयार कर देता है और दस्तावेज उत्पन्न करता है जो कि हमारे आगे बहुत काम आते हैं, और विस्तृत जो दस्तावेजीकरण या डॉक्यूमेंटेशन है वो तैयार हो जाता है और त्रुटियों की संभावना इसमें बहुत कम हो जाती है। इस तरह से देखा आपने, छोटा सा चैप्टर था, कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, माइंड में बैठा लेना है, इनके नोट्स भी बना लेना है। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए मेहनत से, मेहनत में कोई कमी मत करिए और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे अंकों से आप पास होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के लिए यहीं तक। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का दिन मंगलमय हो।